अभी ना सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा है कि क्या सद्दाम हुसैन को भारत ने धोखा दिया था। सद्दाम हुसैन की मौत के इतने साल बाद लोग इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, पर आखिर में ऐसी बात हो क्यों रही है। असल में ना ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि सद्दाम हुसैन के शासन में ना इराक भारत का बहुत क्लोज एलाई बन गया था। उस समय ना इराक का भारत के साथ जो ट्रेड था वो काफी बढ़ गया था। सद्दाम ने कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट कहा था। जब पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया बाबरी ढांचे पर भारत को ज्ञान दे रही थी ना, तब इराक ने एक शब्द भी बाबरी ढांचे पर भारत को नहीं कहा था, ना ही किसी तरीके का दबाव बनाया था। और इसी कारण से ना सद्दाम हुसैन के विरोधी उसको हिंदू नेशनलिस्ट तक बोलने लग गए थे। और भाई साहब मजेदार बात ये थी कि सद्दाम हुसैन ना सिर्फ भारत के लिए एसेट नहीं था, वो इस्लामिक कंट्रीज के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसने बलोच मिलिटेंट्स को अलिजिडली फंड किया था ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो सके। वेपन से लेकर सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा था। सद्दाम हुसैन ने ईरान के साथ 8 साल तक लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही उसने वहाबी आइडियोलॉजी पर डायरेक्ट बैन लगा दिया था। क्लैरिक्स, एक्सट्रीमिस्ट मुल्लास को जेल भेज दिया था और ओपनली कहा था कि ये वहाबी मुल्ले जो है ना, ये वेस्ट के एजेंट हैं। तो ऐसे में ना सवाल ये उठता है कि आखिर सद्दाम हुसैन ये सब क्यों कर रहा था? क्यों वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का एक बहुत बड़ा दोस्त बन रहा था? और सबसे बड़ी बात, जिस सद्दाम को अमेरिका ने खुद बनाया था, आखिर वो भारत के क्लोज आने के बाद उसी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि सद्दाम हुसैन जो था ना, वो भारत के लिए कितना बड़ा एसेट था और वो कैसे पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन चुका था, हमें उसकी थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, सद्दाम हुसैन का जन्म ना 1937 में इराक के एक छोटे से गांव अल वाजा में हुआ था, जो कि तिक्रित शहर के पास है। हालांकि आपको बता दूं कि जन्म से पहले ना सद्दाम के पिता की डेथ हो गई थी, जिस कारण से सद्दाम की माँ जो थी ना, उसने दूसरी शादी कर ली थी। सद्दाम का जो सौतेला बाप था ना, वो बहुत अब्यूजिव था। सद्दाम को रोज मारता था, काम करवाता था और कभी कभी तो उसे घर से भूखे पेट निकाल देता था। और इसी कारण से ना 10 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन जो था वो बगदाद भाग आया, जहां उसका मामा खैरल्ला तलफा रहता था। यही मामा जो था ना, वो सद्दाम हुसैन की जिंदगी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस बना। खैरल्ला जो था ना, वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर था जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के सख्त खिलाफ था। उन्होंने सद्दाम हुसैन को बताया कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इराक की इकोनॉमी, तेल और पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल बना रखा है, और कैसे हैशमाइट राजवंश जो कि उस समय इराक पर रूल कर रहा था ना, वो ब्रिटिशर्स के ऑर्डर पर चलता है। और इसी कारण से ना धीरे धीरे सद्दाम हुसैन के भीतर भी इस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। सद्दाम वहाँ एक लोकल स्कूल में पढ़ाई करता था और सिगरेट बेचकर अपना खर्चा निकालता था, पर धीरे धीरे ना उसका मन पढ़ाई को छोड़कर पॉलिटिक्स में लगने लग गया। उसके मामा ने उसको जैसे तैसे बगदाद लॉ कॉलेज में एडमिशन तो दिलवा दिया, पर यहाँ भी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया। और इसी टाइम ना 1947 के आसपास सीरिया के अंदर एक नई पार्टी बनी, बाथ पार्टी। इस पार्टी का विजन था अरब नेशनलिज्म। इस पार्टी के अंदर जो लोग थे ना, उन्होंने मिलकर कहा कि अरब दुनिया को ना एकजुट और मजबूत बन जाना चाहिए, रिलीजन के नाम पर नहीं बल्कि अरब आइडेंटिटी के नाम पर। इनफैक्ट इस पार्टी के जो फाउंडर थे ना, माइकल अल्फाक, वो खुद एक क्रिश्चियन अरब थे। सद्दाम इस आइडियोलॉजी से डीपली प्रभावित हुआ और 1955 में सद्दाम ने लॉ छोड़कर बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। वहां से उसने अपना पॉलिटिकल नेटवर्क बनाना शुरू किया। राजवंश के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो आगे रहता था, कभी रिजीम के लॉयल दुकानदारों पर हमला करता था तो कभी एंटी मोनार्की पैम्पलेट्स बांटता था। और इसके बाद ना आखिरकार 1958 में इराक का ये जो राजवंश था ना, इसका अंत हो गया, जो कि ब्रिटिशर्स एक तरीके से चला रहे थे, क्योंकि आर्मी के 2 ऑफिसर्स अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलेम आरिफ, इन दोनों ने कू करके किंग फैसल II को मार डाला। अब ना राजशाही तो खत्म हो गई और इराक जो था वो ऑफिशियल रिपब्लिक बन गया। शुरुआत में बाथ पार्टी ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि उसे लग रहा था कि अब इराक जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा और नेशनलिज्म को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन कुछ ही समय में ना अब्दुल करीम कासिम ने सोवियत यूनियन के साथ टाई अप कर लिया और अरब यूनिटी के बजाय कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद की तरफ झुक गया। बस फिर क्या था, यहीं से एंट्री होती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को अब डर था कि इराक जो है ना वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में चला जाएगा। और इसीलिए ना CIA ने बाथ पार्टी के साथ कांटेक्ट किया और कासिम को असैसिनेट करने की साजिश रची। एंड गेस व्हाट, इसके लिए CIA ने पता किसको चुना? सद्दाम हुसैन को, जो ऑलरेडी इस धोखे से गुस्से में था। यह पहली बार था जब सद्दाम हुसैन जो था ना वो CIA के ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट में आया था
उस वक्त ना उसको भी ये अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में यही अमेरिका उसको फांसी पर लटकाने वाला है। खैर, इसी कारण से ना 7 अक्टूबर 1959 को बगदाद की एक सड़क पर जब कासिम का काफिला निकल रहा था ना, तो सद्दाम और उसके साथियों ने कासिम की कार पर अटैक कर दिया। इस हमले के अंदर ना सद्दाम हुसैन के पैर में गोली लग गई थी, लेकिन वो वक्त रहते भाग निकला और कासिम ने उसको पकड़ने के लिए अल्टीमेटम निकाल दिया था। देखते ही देखते रातों रात सद्दाम हुसैन इराक में मोस्ट वांटेड इंसान बन गया था। कासिम की पूरी आर्मी उसको ढूंढ रही थी, पर अब तो सद्दाम के ऊपर भाई साहब CIA का हाथ था, जिस कारण से सद्दाम जो था ना वो सीरिया के रास्ते इजिप्ट निकल गया। इजिप्ट पहुंचने के बाद ना सद्दाम हुसैन को इजिप्शियन इंटेलिजेंस ने एक सेफ हाउस दिया और CIA ना उसके रहने खाने पीने और ट्रेनिंग का खर्चा भरने लग गई। कुछ साल बाद ना इराक के अंदर फिर से एक कू हुआ। बाथ पार्टी और CIA बैक्ड ऑफिसर्स इन्होंने कासिम को मार दिया, जिसके बाद सद्दाम वापस इराक आ गया। उसे इराक के इंटेलिजेंस विंग का हेड बना दिया गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पर फिर से दिक्कत आ गई। बाथ पार्टी के अहमद हसन अल बकर जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे और अब्दुल सलाम आरिफ जो कि प्रेसिडेंट बने थे, उनके बीच में ना इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। अब्दुल सलीम आरिफ का जो बैकग्राउंड था ना वो आर्मी का था और उनके पास पूरी फौज थी, तो वो कंप्लीट पावर चाहता था और इसी कारण से ना उसने 18 नवंबर 1963 को अल बकर को हटाकर ताहिर याह्या को PM बना दिया। इसके बाद इस बंदे ने ना बाथ पार्टी को भी बैन कर दिया और उसके सारे बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग सद्दाम हुसैन उनको जेल भेज दिया। अगले कुछ सालों तक सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी दोनों बैकफुट पर चले गए, लेकिन कुछ सालों बाद प्रेसिडेंट आरिफ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जाता है और इसके बाद ना उसका भाई अब्दुल रहमान आरिफ प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था, जिसके कारण गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है। सद्दाम हुसैन ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो घूस देकर जेल से भाग निकला। भागने के बाद सद्दाम तिक्रित चला गया और वहां से बाथ पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया उसने। धीरे धीरे सद्दाम की लीडरशिप में बाथ पार्टी वापस से ऑर्गेनाइज होने लगी। 2 साल की मेहनत के बाद 1968 में सद्दाम का प्लान काम कर गया। 17 जुलाई 1968 को बाथ पार्टी ने फिर से कू करके सत्ता वापस हथिया ली। अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बन गया और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन सत्ता में आने के बाद ना सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसा किया कि वही अमेरिका जिसने सद्दाम को खड़ा किया था, वही अमेरिका सद्दाम को खत्म करने का प्लान बनाने लग गया। देखिए 1968 में ना कू के बाद इराक में ऑफिशियली बाथ पार्टी की सरकार आ चुकी थी और असली कंट्रोल अब सद्दाम हुसैन के हाथ में था। अहमद हसन अल बकर जो था ना वो नॉमिनल प्रेसिडेंट था, पर इराक के हर डिसीजन, हर अपॉइंटमेंट और हर मिलिट्री ऑर्डर में सद्दाम हुसैन का फाइनल वर्ड चलता था। 1970s के शुरुआत में ना सद्दाम हुसैन का मेन गोल था इराक को एक मॉडर्न अरब पावर बनाना। उसने अपनी विचारधारा के केंद्र में 3 चीजें रखी: अरब यूनिटी, सोशलिज्म और सेक्युलर नेशनलिज्म। ये वो टाइम था जब सद्दाम हुसैन ने ना एक कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इनफैक्ट सद्दाम हुसैन ना खुद को बेबीलोनियन किंग नेबुकदनेस्सर II का सक्सेसर मानता था और इसी कारण से ना सद्दाम हुसैन ने बेबीलोन के खंडरों को रिस्टोर करने के लिए एक मैसिव प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। उसने बगदाद के म्यूजियम और कल्चरल सेंटर्स के अंदर ना मेसोपोटामिया के आर्ट और एंशिएंट डेटीज के स्कल्पचर्स को डिस्प्ले करवाया, जिससे इराक के लोग अपनी सिविलाइजेशनल प्राइड को फील कर सकें। इतना ही नहीं, सद्दाम को पता था कि अगर इराक को मॉडर्न बनाना है तो एक्सट्रीमिज्म को छोड़कर, अतिवाद को छोड़कर मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इसी कारण से ना सद्दाम हुसैन ने पावर में आने के बाद क्लैरिक्स और मुल्लाज को पॉलिटिक्स से कंप्लीटली दूर कर दिया। हर मस्जिद, हर मदरसा, हर फतवा, सब चीजों के ऊपर ना स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल था। साथ ही उसने विमेन एजुकेशन को काफी प्रमोट किया। वो तो यहां तक कहता था कि विमेन आर द अदर हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। लेकिन इन सब स्टेप्स के बावजूद भी ना इराक में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा था, स्पेशली उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में। और इसका ना रीजन भी था। इराक का जो मेन सोर्स था ना इनकम का, वो तेल था और वो अभी भी अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और इसी कारण से ना सद्दाम को पता था कि अगर इराक की स्थिति सुधारनी है तो उसे तेल पर डायरेक्ट कंट्रोल लेना होगा। और इसी वजह से 1972 में सद्दाम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया: ऑयल नेशनलाइजेशन। इराक के सारे तेल के कुएं जो पहले अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज के हाथ में थे ना, उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। विदेशी कंपनियों को बाहर धकेल दिया गया और तेल के निर्यात का पूरा पैसा इराक के खजाने में आने लग गया। और इस एक मूव से पूरा का पूरा वेस्ट चौंक गया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने इराक के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश तो की, पर ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल बूम ने इराक को और पावरफुल बना दिया। और इस तरीके से ना इराक मिडल ईस्ट का एक बहुत अमीर अरब नेशन बन गया। ऑयल के पैसों से सद्दाम ने इराक को बदल दिया। बगदाद के अंदर नई सड़कें, ब्रिजेस, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स, ये सब आने लग गए। एजुकेशन फ्री हो गई, हेल्थ केयर फ्री हो गई। सद्दाम ने कंपलसरी एजुकेशन लॉ पास कर दिया। हर बच्चे को स्कूल में जाना जरूरी था और हर गांव में स्कूल बनाया गया।
यूनिवर्सिटीज में वुमेन एडमिशन रेट तेजी से बढ़ गया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स हर जगह जो है महिलाएं विजिबल होने लग गई। आर्मी और पुलिस के अंदर भी महिलाओं की एंट्री हुई। 1970s के एंड तक इराक का लिटरेसी रेट 30% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया। ये जो फोटो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, उस समय की यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद की फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाओं को उस समय इराक के अंदर कितनी आज़ादी दी गई थी, यदि आप बाकी अरब देशों से तुलना करें तो। और इसीलिए ना इस दौरान सद्दाम के इराक को गोल्डन एज ऑफ मॉडर्नाइजेशन बोला गया था। लेकिन सद्दाम का कंट्रोल ना सिर्फ डेवलपमेंट तक लिमिटेड नहीं था, वो इराक के समाज के रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी डीरेडिकलाइज करना चाहता था। सद्दाम हुसैन ना वहाबी विचारधारा से नफरत करता था और इसीलिए सद्दाम हुसैन ने वहाबी विचारधारा के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया था। उसने एक बार कहा था कि वहाबी मुल्ले जो है ना वो वेस्ट के एजेंट हैं और अरब लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इसी कारण से 1974 में सद्दाम हुसैन ने क्रैकडाउन लॉन्च किया। बगदाद और बासरा में वहाबी क्लरिक्स को अरेस्ट किया गया और कुछ एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर्स को जेल या डेथ सेंटेंस दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल अजीज अल बदरी नाम का एक हार्डलाइन क्लरिक जो कि वहाबी आंदोलन को इराक के अंदर स्प्रेड कर रहा था, उसको सद्दाम ने हुरों के पास भेज दिया। सद्दाम ना इस समय तक काफी पावरफुल हो चुका था, पर यहाँ फिर भी एक दिक्कत थी। सद्दाम को पता था कि इराक की जो डेमोग्राफी है ना वो कॉम्प्लेक्स है। लगभग 60% लोग जो हैं वो शिया हैं और 20% लोग जो हैं वो सुन्नी हैं। और सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी ना, यानी कि बाथ पार्टी, वो सुन्नी डोमिनेटेड थी। और इसीलिए सद्दाम को ना कांस्टेंट थ्रेट रहता था कि अगर उसके देश के अंदर डिवाइड बढ़ा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। और इसीलिए ना उसने तेल के पैसों से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे उनको शिया एरियाज तक एक्सटेंड कर दिया ताकि उन्हें सिस्टम के अंदर रखा जा सके। शिया इलाकों के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, जॉब्स, इन सबको बढ़ाकर उन्हें इराकी आइडेंटिटी से जोड़ दिया। उसने रिलीजन की बजाय नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म, इन दोनों चीज़ों को बड़ी आइडेंटिटी बना दिया। पर जहां इराक के अंदर ये सब कुछ हो रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोस में ईरान के अंदर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया। शाह पहलवी ऑफ ईरान जो कि पश्चिमी देशों के क्लोज था, उसकी सरकार गिर गई और उसकी जगह आया आयतुल्ला खोमेनी, जिसका विजन था एक पैन इस्लामिक स्टेट बनाना। और ये बात ना सद्दाम हुसैन के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट थी, क्योंकि इराक भी ईरान की तरह शिया डोमिनेटेड कंट्री था जो कि एक सेकुलर सुन्नी द्वारा रूल किया जा रहा था। सद्दाम हुसैन को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर यह रेवोल्यूशन जो है ना इराक के अंदर घुस गया तो शिया पॉपुलेशन उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। और ये डरना और भी ज़्यादा बढ़ गया जब आयतुल्ला खोमेनी ने ओपनली कह दिया कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, बल्कि ये रेवोल्यूशन हर जगह फैलाएंगे। खोमेनी ने हर स्पीच के अंदर एक फ्रेज रिपीट करना शुरू कर दिया, सुधार ए इंकलाब, जिसका मतलब था रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करो बाहर के देशों में। और कुछ महीनों बाद उसने इराक के शिया मुस्लिम्स को डायरेक्ट अपील कर दी कि वो सुन्नी लेड बाथ पार्टी को गिराकर सत्ता को अपने हाथ में ले लें। और सद्दाम हुसैन के लिए अनएक्सेप्टेबल था, जिसके कारण 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। उसका प्लान था कि ये जो युद्ध है ना वो कुछ हफ्ते तक चलेगा और ईरान झुक जाएगा, पर उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत निकली। ईरान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और युद्ध घिसट गया और उल्टा इराक के अंदर शिया मेजोरिटी जो एरियाज थे ना, वहां पर ईरान के फेवर में प्रोटेस्ट होने लग गए। करीब 8 साल बाद जब ये युद्ध दोनों देशों के लिए एकदम अनबियरेबल हो गया तो फाइनली सीज फायर करवा दिया गया। लेकिन इस सीज फायर तक जाते जाते ना इराक बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका था। देखिए, ईरान और इराक के बीच में युद्ध खत्म होने के बाद ना दोनों देश तबाह हो चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे, इकोनॉमीज बर्बाद हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका था और सद्दाम हुसैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वेस्टर्न ब्लॉक के साथ साथ ईरान को काउंटर करना। इराक ने अपनी सारी एनर्जी और पैसा ना इस युद्ध में झोंक दिया था, लेकिन इस युद्ध के अंदर जिन सुन्नी कंट्रीज ने सद्दाम को ईरान से लड़ने के लिए पैसा दिया था ना, फंड दिया था, जैसे कि सऊदी अरब ने 25 बिलियन दिए थे और कुवैत ने 10 बिलियन दिए थे। अब ये देश ना अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर चुके थे इराक से। सद्दाम ने सऊदी और कुवैत की लीडरशिप को इसके बाद जवाब दिया कि भाई साहब, ये युद्ध मैंने अपने लिए तो लड़ा नहीं है, ना ही इराक के लिए लड़ा है, ये मैंने सबके बिहाफ पर लड़ा है। अगर इराक ने ईरान को नहीं रोका होता ना तो खोमेनी का इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है ना वो उनके देशों तक भी पहुंच जाता, यानी कि सऊदी और कुवैत तक पहुंच जाता। लेकिन कुवैत की लीडरशिप ने ना सद्दाम की बात मानने से ही मना कर दिया। कुवैत ने इराक के इकोनॉमिक कोलैप्स का फायदा उठाते हुए जो तेल था उसको ओवर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो तेल के दाम है ना वो गिर जाएं और इराक का रेवेन्यू और ज्यादा कम हो जाए। सद्दाम जैसे बंदे के लिए सीधा इकोनॉमिक वॉरफेयर था और इराक के खजाने में पैसा खत्म हो रहा था और 100 बिलियन से ज्यादा का डेट जमा हो चुका था इराक के ऊपर। सद्दाम ने कुवैत से सीधी डिमांड की कि वो अपने ऑयल का जो प्रोडक्शन है ना उसको कम कर दे और $10 बिलियन का जो लोन है उसको माफ कर दे, लेकिन कुवैत ने इसके लिए मना कर दिया। और इसके बाद ना सद्दाम के लिए बस एक ऑप्शन बचा था,
बल प्रयोग। सद्दाम ने कुवैत को इराक का 19th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया और उस पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने वहां से कुवैत की राजशाही को हटा दिया और तेल के जो कुएं थे ना वो अपने कब्जे में ले लिए। और यहाँ से पश्चिमी देशों का जो इंटरेस्ट था ना उस पर सीधे सीधे आघात हो गया, क्योंकि कुवैत का जो तेल था ना उसको अमेरिकन कंपनियां ही निकाल रही थी और वो भी सद्दाम ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। बस फिर क्या होना था, यहीं से सद्दाम का डाउनफॉल शुरू हो गया। यूएस ने सबसे पहले सद्दाम पर बहुत भारी सैंक्शंस लगा दिए और यहाँ से सद्दाम को समझ आ गया था कि अगर इराक को सर्वाइव करना है ना तो उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जानी होगी। और यहीं से शुरू होता है उसका भारत की तरफ झुकाव। देखिए उस समय ना भारत इकलौता ऐसा एशियन पावर था जो वेस्ट के आगे नहीं झुक रहा था, इसीलिए सद्दाम ने भारत से अपने क्लोज रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए थे। इराक ने भारत के साथ अपने टाइज को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट सद्दाम हुसैन ना भारत भी आया था और इंदिरा गांधी की लीडरशिप को एडमायर किया था उसने। 1970s के एंड में ना इराक ने भारत के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर लिया था और 1980s के दौरान इराक भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया था। 1980 में दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था ना वो 350 मिलियन तक पहुंच गया था और फिर 1982 में 800 मिलियन क्रॉस कर गया था। भारत की कंपनीज जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, BHEL और ONGC इराक में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी। बगदाद और बासरा के अंदर ना 2 लाख से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ये सब वहां रह रहे थे और धीरे धीरे ना ये क्लोजनेस और बढ़ने लगी। ऊपर से सद्दाम कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता था। उसकी नज़र में पाकिस्तान शुरुआत से ही अमेरिका का नौकर था, जिसका पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर वॉशिंगटन के कंट्रोल में था। और फिर सद्दाम को एक दिन पता चला कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना, खास तौर पर ISI, उन्होंने सीक्रेटली ईरान को सपोर्ट किया है। इनफैक्ट इराक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से तो बलूचिस्तान के रूट से ना ईरान तक ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और भोजन ये सब भेजे जा रहे थे। कुछ पाकिस्तानी पायलट्स ने तो ईरान एयरफोर्स को ट्रेनिंग तक दी थी और तभी से सद्दाम हुसैन जो था वो पूरी तरीके से एंटी पाकिस्तान बन गया था। और इसी कारण से ना सद्दाम ने पाकिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स को फंड करना चालू कर दिया था ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो सके। और जब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को इसके बारे में बताया और पाकिस्तान ने इसके बाद जब इराक की एम्बेसी पर रेड किया तो उन्हें कई वेपन्स मिले, चीट कोड्स मिले, कोडेड डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें पाकिस्तान को साफ साफ डिस्टेबलाइज करने की बात लिखी गई थी। और आज ना इस चीज को इराकी एम्बेसी आर्म्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। सद्दाम का मोटिव था कि बलूचिस्तान में एंटी पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करके पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जाए। और इसके बाद ना पाकिस्तान ने सभी इराकी डिप्लोमेट्स पर क्रैकडाउन किया, उन्हें जेल में भेज दिया। सद्दाम ने पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कई बलोच सेपरेटिस्ट को ओपनली फंडिंग दी थी। इसके बाद शेर मोहम्मद मारी और खैर बख्श मारी जैसे लीडर्स जो थे ना वो इराक में रेगुलरली आते थे। इराक उन्हें आर्म्स और रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स देता था। सद्दाम ने रिटेलिएशन करते हुए ना इराक में काम कर रहे सभी पाकिस्तानी वर्कर्स और टेक्नीशियंस को डिपोर्ट तक कर दिया था। इसके बाद 1980s के दौरान ना इराक में लगभग 25,000 पाकिस्तानी वर्कर्स काम कर रहे थे, उन्हें 1 साल के अंदर निकाल दिया था। और इसके साथ ही ना सद्दाम ने इराक और पाकिस्तान के बीच में सभी बायलैटरल प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने ना कश्मीर के मुद्दे पर भारत को ओपनली सपोर्ट किया और कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। सद्दाम की जो सांस्कृतिक पॉलिसी थी ना वो भी भारत के ही फेवर में थी। इराक के स्टेट टेलीविजन के ऊपर भारत की जो फिल्में थी ना वो रेगुलरली ब्रॉडकास्ट होती थी, लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट जो था उस पर उन्होंने कंप्लीट बैन लगा रखा था। 1992 में जब बाबरी ढांचे का डिमोलिशन हुआ ना तो सभी इस्लामिक कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो या फिर पाकिस्तान हो, सब ने भारत को ग्लोबल लेवल पर टारगेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन गैस व्हाट, इराक ने एक भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं निकाला था और भारत के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला था। इराक के ऑफिशियल मीडिया ने भी ना कंप्लीट साइलेंस रखा था बाबरी इशू के ऊपर। उल्टा सद्दाम हुसैन ने ना इस्लामिक देशों की हिपोक्रेसी को टारगेट किया था, ये कहते हुए कि भाई तुम लोग तब कहां सो जाते हो जब अमेरिका जो है वो इराक के अंदर मस्जिदों को गिराता है। और इसका साफ साफ रीजन भी था, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो उस समय इराक को सपोर्ट कर रहा था। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो भारत ने बहुत ही सॉफ्ट टोन में अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया था। इनफैक्ट 1990s के सैंक्शन पीरियड के अंदर भी ना इराक ने भारत के साथ फूड और ऑयल का जो बार्टर सिस्टम चल रहा था उसको कंटिन्यू रखा था। ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत ना इराक ने भारत को क्रूड सप्लाई दिया था और उसके बदले भारत ने गेहूं, दवाइयां और मशीनरी ये सब एक्सपोर्ट किया था इराक में। और इसी कारण से ना सद्दाम हुसैन भारत के काफ़ी क्लोज हो गया था। पर अब अमेरिका के लिए सद्दाम हुसैन बिल्कुल यूजलेस हो चुका था, क्योंकि एक तो वो ईरान में अयतुल्ला खमेनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, ऊपर से ना उल्टा वो ऑयल कंट्रोल करके वेस्ट की पूरी हेजेमनी को चैलेंज कर रहा था। और इसी कारण अमेरिका ने उसको खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी।
देखिए सद्दाम हुसैन अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। उसने वेस्ट के ऑयल एम्पायर को चैलेंज कर दिया था और ईरान को बैलेंस पर रखा हुआ था। और इसी के साथ साथ ना पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे अमेरिकन प्रॉक्सीज को ओपनली वो अपोज कर रहा था। और यही वो वजह थी कि उसको खत्म करना अब अमेरिका की प्रायोरिटी बन चुकी थी। इसी कारण अमेरिका ने सद्दाम के खिलाफ ना जाने कितने नैरेटिव बिल्ड करने शुरू कर दिए थे। सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए गए थे ताकि किसी भी तरीके से सद्दाम को अब सत्ता से हटाया जा सके इराक की। अमेरिका ने 42 देशों का कोलिशन तक बना दिया था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, इजिप्ट और कतार तक शामिल थे। अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया, जिसने सिर्फ 42 दिनों के अंदर बगदाद, बासरा और मोसूल जैसे शहरों को मलबे में बदल दिया। इराक के पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, रिफाइनरीज, यहाँ तक कि अस्पताल सब उड़ा दिए गए। अंदाजा लगाइए कि सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर 88,000 टन बम गिराए गए थे इराक के ऊपर। और सिर्फ मिलिट्री नहीं, जो नागरिक थे ना वो भी टारगेट थे। स्कूल्स, शेल्टर्स, फूड वेयर हाउस, सब के ऊपर अमेरिकन बमबारी हुई थी। इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली मिट्टी में मिल गया था। इराक पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका था। ऊपर से ना यूनाइटेड नेशंस ने भी इराक के ऊपर सबसे कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। ऑयल एक्सपोर्ट बंद, मेडिसिन और भोजन का जो इंपोर्ट था वो ब्लॉक। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार ना 1991 से लेकर 1998 के बीच करीब 5 लाख इराकी बच्चे जो थे वो भूखमरी और लैक ऑफ मेडिसिन, मलेरिया, डायरिया, इन सब बीमारियों से मर गए थे। वेस्टर्न मीडिया ने इसको नेसेसरी प्रेशर कहा था, लेकिन असल में ना एक जेनोसाइड था, नरसंहार था। लेकिन इसके बावजूद ना सद्दाम ने हार नहीं मानी थी। इनफैक्ट उसने अपना ब्लड डोनेट करके एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस दिखाई थी कि वो किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। 1993 में ना CIA ने सद्दाम हुसैन के ऊपर जॉर्ज बुश सीनियर की हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। अमेरिका ने इस बिना प्रमाण के आरोप के आधार पर बगदाद के ऊपर फिर से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। 1998 तक ना ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के नाम से ना इराक के ऊपर लगातार बमबारी की जाती रही। और इस दौरान CIA और पेंटागन ने एक और प्रीटेक्स्ट बना लिया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फेक सैटेलाइट फोटोज, डॉक्टर्ड इंटेलिजेंस और प्लांटेड मीडिया स्टोरीज के थ्रू ना पूरी दुनिया को यह समझाया गया कि सद्दाम के पास न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। और भाई साहब इस बात का ना कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन पश्चिम के देशों ने इसको एक सच की तरह फैलाया। और फिर आया 11 सितंबर 2001 का दिन, यानी 9/11 अटैक्स। अमेरिका के अंदर हुए टेररिस्ट अटैक्स को सद्दाम से जोड़ दिया गया। अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन जो है ना वो अलकायदा को सपोर्ट करता है, और अगर इराक को अभी नहीं रोका गया तो वो जो आतंकवादी है ना उनको न्यूक्लियर वेपन्स दे देगा। बिना सबूत के इराक को टेरर स्पॉन्सर घोषित कर दिया गया। बस फिर क्या था, यही वो मोमेंट था जब अमेरिका ने अपना इन्वेजन जस्टिफाई कर दिया। मार्च 2003 में ना ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च हुआ। 1.5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स इराक में घुस गए। सिर्फ कुछ हफ्तों में बगदाद गिर गया। सद्दाम के घर को तोड़ दिया गया, उसकी सारी मूर्तियों को गिरा दिया गया। सद्दाम यहाँ से बच निकला, जिसके बाद दिसंबर 2003 में ऑपरेशन रेड डाउन लॉन्च हुआ, जिसमें अमेरिका ने कई दिन की तलाश के बाद सद्दाम को तिक्रित के पास एक अंडरग्राउंड बंकर में पकड़ लिया। उसे एक अमेरिकन कंट्रोल इराकी ट्रिब्यूनल के सामने लाया गया, जो कि पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल शो ट्रायल था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूशन के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने कोलिशन प्रोविंशियल अथॉरिटी यानी कि CPA बनाई, जिसका हेड था पॉल ब्रीमर। इस बंदे ने ना इराकी ऑयल मिनिस्ट्री और जो तेल के कुएं थे उनको सबसे पहले सिक्योर किया और फॉरेन कंपनीज के लिए गेट्स खोल दिए। पश्चिम की बहुत बड़ी बड़ी तेल कंपनियां जैसे कि BP, शेल, एक्सॉन मोबिल या फिर शेवरॉन, इन सब ने इराक के ऑयल फील्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में बांट लिए। पर इसमें सबसे मजेदार बात पता है आपको क्या है? आगे जाकर पता चला कि अमेरिका के जितने भी केमिकल वेपन्स वाले क्लेम थे ना, सारे के सारे झूठे थे। ना कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, ना कोई केमिकल वेपन्स मिले, ना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स मिले। और बाद में खुद US की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इस बारे में कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है। लेकिन तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। और यहीं पर सवाल आता है कि सद्दाम हुसैन जो था ना वो एक डिक्टेटर जरूर था, वो सपोर्ट करने लायक व्यक्ति नहीं था, लेकिन इराक के लिए वो एक नेशनलिस्ट भी था। इस बंदे ने एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और सेक्युलर गवर्नमेंट को अपने देश के अंदर एस्टेब्लिश किया था। और इसीलिए शायद उसके इतने साल डिक्टेटर रहने के बाद भी और मरने के बाद भी इराक के अंदर मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग मातम मना रहे थे। सद्दाम एक डिक्टेटर था, लेकिन भारत के एक फायदे का व्यक्ति था। और दूसरी तरफ सद्दाम ने वहाबी एक्सट्रीमिज्म और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स दोनों के खिलाफ ओपनली स्टैंड लिया था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसके अंत का कारण बनी, क्योंकि अमेरिका से पंगा लेना मतलब उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस देश का अंत होना। और अमेरिका ना हर देश के अंदर यही फार्मूला लगाता है। लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि आज बांग्लादेश की जो शेख हसीना का केस है ना, वो भी इसी पैटर्न पर रिपीट हुआ है।
हर जगह ना सद्दाम हुसैन वाले पैटर्न को ही दोहराया गया है, पर यहाँ पर ना सबसे मेन सवाल ये है कि क्या भारत ने मिडल ईस्ट के अंदर अपने सबसे बड़े एसेट और सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर को खो दिया। क्योंकि देखिए, आज जो काम भारत तालिबान से करवाने की कोशिश कर रहा है ना, वही इराक उससे भी बेहतर तरीके से भारत के लिए कर सकता था। और इसीलिए ना ये सवाल आज जेन्युइनली उठता है कि क्या सद्दाम हुसैन के वक्त अगर भारत थोड़ा सा बोल्ड स्टांस लेता तो वेस्ट एशिया में आज उसका इन्फ्लुएंस क्या थोड़ा अलग होता? इस सवाल का जवाब शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसके साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से। साथ ही ये जो आपको दूसरा वीडियो इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको अवश्य देखिए। यह आपको बताएगा कि क्या जो दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई चल रही है उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।